नमस्कार पुणेकर माझामध्ये आपले स्वागत आहे। जेंडर बजेटच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यशाळेत आज प्रामुख्याने बजेट ट्रॅकिंग कसे करायचे यासंबंधी माहिती देण्यात आली। बजेट तयार करताना फ्री बजेट कन्सल्टिंग करणे गरजेचे आहे। सोबतच बजेटचे जेंडर ऑडिट होणे गरजेचे आहे। यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले। जो काम किया जाता है उसका टाइम पे पैसा मिलता नहीं है। जो जॉब कार्ड है वो जॉब कार्ड मतलब जो सधन लोग हैं, जो कृषि लोग हैं जिनके पास खेती बाड़ी है और जो ग्राम पंचायत में ही है, तो उनके वाइफ के नाम पे मतलब वो चेक निकालने पड़ते हैं, तो उनके उनमें ही बांट दिया जाता है, मतलब मजदूर तक वो पैसा नहीं जाता है। दूसरा बात है कि वो लोग जेसीबी लगाते हैं तो इनके अकाउंट से पैसा निकाल के जेसीबी वाले को देने को इजी हो जाता है। तो इसीलिए जो जरूरतमंद वाला आदमी है उसको नहीं मिलने से जॉब कार्ड वो जो जिनकी परिस्थिति है उनको उनके नाम पे दिए जाते हैं। तो पैसा खर्चा होता है, फिर वो किसके ऊपर खर्चा होता है वो समस्या है। फिर जो बजट है फिर उससे वो बढ़ के होना चाहिए, क्योंकि यदि जो वो इलाका का जो मजूरी है वो ज्यादा है तो फिर लोग वो मजूरी के लिए जाते हैं, वो सरकार के काम के लिए नहीं आएंगे। तो इसीलिए बजट ज्यादा होना चाहिए। मूल्यांकन उसमें सोशल ऑडिट की मतलब प्रक्रिया है। फिर उसके लिए ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक को जिम्मेदार ठहराया है। तो इसीलिए ग्राम सेवक वो ग्राम पंचायत वो स्कीम लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको एक जन को ही जिम्मेदार पकड़ा जाए है जहाँ बहुत सारे लोग खाएंगे और फिर उसको वो फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो उनको ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो फिर क्या क्वालिटी लाने के लिए क्वालिटी चेंज लाने के लिए जो सुझाव है उसमें रोजगार हमी सर्वे करने के लिए बजट का तरतूद होना चाहिए, इस तरीका है। जो मिनिमम वेज है वो बढ़ा के देना है। मजदूरों के जो वेतन है वो टाइम पे होने चाहिए। और जो काम है कामाच्या मोजमापावर वेतन नसून कितना काम किया उसके ऊपर नहीं, तो कामाची वेळेवर वेतनाची तरतूद, मतलब कितना टाइम से कितना टाइम तक उसने काम किया है वो ध्यान में लेने की जरूरत है। मजदूराला जो 4 नंबर का और 8 नंबर का फॉर्म रहता है वो उनको मजदूरों को उपलब्ध कर देना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट मदर है वुमन है तो उनको 6 महीने के बाद में उनका नाम मस्टर पे रहना चाहिए और उनके लिए जो तनख्वाह है वो दिया नहीं जाता है। और दूसरी बात है कि जब भी बच्चा छोटा है 3 महीने तक या तो उधर वहाँ एक ओल्ड लेडी को रखा जाता है बच्चे लोगों को देखने के लिए। फिर जैसे कि कुछ क्रेश का या पालना घर है तो उस प्रकार की तरतूद नहीं है। तो वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये सुझाव है। याच्यामध्ये जे कामाचा मोबदला असं वाक्य आहे ना, त्याच्यामध्ये अगोदर म्हणजे जेवढं काम केलं मजुरानं तेवढा मोबदला मिळत होता अगोदर, जे रोजगार हमीचं काम होतं त्याच्यामध्ये। तर आता त्याच्यामध्ये बदल करून जे त्याच्यामध्ये हे आहे की त्या म्हणजे मजुराच्या शरीराला वेदना होऊ नये असंच काम करायचं आणि त्याचं मोजमाप म्हणजे 3 फूट लांब आणि 2.5 फूट रुंद असं खड्डा एवढंच काम करायचं त्या मजुराला। आणि त्याच्यामध्ये 268 रुपये त्याला रोजगार आणि मग काम जास्त करतात लोक आपले, त्याच्याप्रमाणे अगोदरचा पगार होता, म्हणजे इथं तफावत झालेली आहे। म्हणून रोजगार हमी कामावर ह्या कामावर कोणी जाय नाही गेले, कारण 300-400 रुपये रोजगार तिकडे मिळतो आणि इथं 268 रुपये मध्ये हे तफावत आहे। दुसरं म्हणजे 4 नंबर आणि 8 नंबरचा जो फॉर्म आहे, 8 नंबर फॉर्म मजुराला मागणी करण्यासाठी आहे, म्हणजे मला काम मिळावं। आणि 4 नंबरचा जो फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये त्याला म्हणजे 10 दिवसाच्या 15 दिवसाच्या आत रोजगार भत्ता मिळावा त्याच्यासाठी तो फॉर्म आहे।
तर दोन्ही फॉर्म गाव पातळीवर उपलब्ध नसतात किंवा ग्रामसेवक ते देतच नाही. त्या फॉर्ममुळे एवढा फायदा होतो की 8 नंबरचा फॉर्मची आपल्याकडे रिशिव असेल आणि 4 नंबरची तर तहसीलदारच्या पण पगारातून त्यांना बेकार भत्ता मिळतो. म्हणजे ग्रामसेवक तहसीलदार त्यांना जबाबदार आहे. त्याच्यामुळे तो फॉर्म गाव पातळीवर किंवा कुणाला दिला जात नाही. साधं एक अर्ज देतात, रिशिव सुद्धा देत नाही. तर ह्या 2 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि कायद्यामध्ये असं आहे की 6 महिन्याची जी महिला गरोदर आहे त्या मातेला रजिस्टर भरून तिला वेतन मिळावं, म्हणजे तिचं बाळ 3 महिने होईपर्यंत. पण तालुक्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये अशी एकही केस नाही की तिचं बस्तर भरलं गेले, असं कुठेही आढळायला नाही आणि ते भरत पण नाही. स्वतंत्र पाळणा घराची व्यवस्था तिथं असायला पाहिजे, पण एखादी म्हातारी बाई आम्ही तिथं बसवतात ते काय बाळ तिला ऐकत नाही. इन दोनों चीज़ों को जेंडर लेंस से देखा नहीं गया है, मुझे ऐसा लगता है. कुछ हद तक इस स्कीम को देखा गया है, लेकिन इस स्कीम को सिक्योरिटी ये बोले या हेल्थ को लेके इसका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी था. स्वच्छ भारत मिशन उसके अनुसार जो ओपन डेफिकेशन बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए. उससे मुफ्त गाँव यानी कि हम खुले पे करते हैं ना, तो वो 100% बंद करने के लिए ये शौचालय ये स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार. तो समस्या लिखा है कि जो बेनिफिशरीज है उनको वो लाभ नहीं मिलता, और मिला तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं मिलते, और उन पैसों की जो पूर्तता होनी चाहिए वो नहीं होती. और अगर शौचालय बांध भी दिया तो उसके लिए पानी की कमी है, उसकी सुविधा नहीं है. राजनीतिक नेता होता है वो पुरस्कार पाने के लिए ये काम करते हैं, और गांव में स्वच्छता मेंटेन नहीं की जाती, और इसमें वो खुद गाँव वाले भी और ग्राम पंचायत की जो कमेटी है वो भी जिम्मेदार है. अंदाज पत्रक में उन्होंने लिखा है कि उनको जो बेनिफिशरीज है उनकी लिस्ट देनी पड़ती है, और बजट कम है इसके लिए. मुल्ला पर लिखा है सोशल ऑडिट है इस स्कीम के लिए भी ये सोशल ऑडिट लागू है, और इसमें चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है. एक तो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके इस चीज़ को लेके गांव में अवेयरनेस नहीं है, वो करना ज़रूरी है. और इस जो स्कीम का है वो इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बताना ज़रूरी है. और गांव में 80% शौचालय है, तो उस गांव में 5 लोग मतलब जो है ना नल, हर घर में नल, वो स्कीम हम ला सकते हैं, और वो लागू करना ही चाहिए. जो इशू लिया संस्था को लेके, वो 2 इशू लिए हैं. एक तो संस्था में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके कमेटी होनी चाहिए, एक इशू. और दूसरा जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, जेंडर पार्टिसिपेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो होता नहीं. तो ये 2 इशू को लेके हमने बात की. उसमें जब पॉलिसी को देखा तो एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल पॉलिसी तो उस पे है ही नहीं. यानी सिर्फ कल जो बात कर रहे थे ना कि स्टेटमेंट सरकारी स्टेटमेंट नहीं देती, एक्चुअली हम भी स्टेटमेंट करते हैं कि पार्टिसिपेशन महिलाओं का ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली होना चाहिए, जेंडर पे काम करते हैं. लेकिन पॉलिसी लेवल पे अभी भी यानी हम भी अब 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं. वहाँ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे वो माहौल पॉलिसी तक लाने के लिए भी कितना संघर्ष है. इतनी छोटी सी जगह पे इतना संघर्ष है, तो फिर सरकार के साथ संघर्ष तो अब पता नहीं और कितने सालों तक चलने वाला है. तो वो भी एक रियलिटी ध्यान में है कि पॉलिसी लेवल पे नहीं है. कुछ जगह पे थोड़ा सा दिखता है, तो उनसे शायद सीखने की एक अपॉर्चुनिटी है. लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट लेवल पे हर ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कमेटी को लेके या फिर
ह्यूमन पार्टिसिपेशन को लेके डॉक्यूमेंट लेवल पे कुछ भी बातें नहीं है। तो यही जो है, यही फिर उसमें अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर गैप्स कहाँ पे होंगे। तो पहली सिचुएशन तो ये कि पॉलिसी नहीं है, और जिनके पास है वो तैयार है कि ठीक है वहाँ पे जो भी कोई गैप है उनको देखने की जरूरत है, हमेशा वहाँ पे चांस है इम्प्रूवमेंट का, डेवलपमेंट का। और जैसे कि इशू को देखते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन में वो जो कंप्लेंट कमेटी है वो रहनी चाहिए। पार्टिसिपेशन की जब बात करते हैं तो ट्रस्ट लेवल से, बोर्ड लेवल से लेके तो स्टाफ तक विमेन का पार्टिसिपेशन जो हम बोलते हैं कि 70-80% रहना चाहिए। और इन सब बातों को यानी मॉनिटर करने के लिए या उन सब बातों को समझने के लिए रिसोर्सेस खड़े करने के लिए भी जो बजट चाहिए तो वो तो है ही नहीं, यानी उसके बारे में तो सोचा भी नहीं गया है अब तक। तो ये भी एक सिचुएशन है। और फिर उसको लेके मॉनिटरिंग की भी बात नहीं है। और इम्पैक्ट तो हम देखना चाहते हैं एक्चुअली, वुमेन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है जहाँ पे महिलाएं खुद को सेफ समझ रही है और जेंडर के एंगल से काम हो रहा है, ये इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। लेकिन ये बातें जब तक नहीं हो रही है तब तक वो भी हम पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो जर्नी चल रहा है इतने सालों से वो तो डायलॉग का ही चल रहा है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ये सब बातें लाना चाहते हैं। और फिर ये सब हमने जब एनालिसिस किया तो उसको लेके फिर कुछ रिकमेंडेशन जो आए हैं वो यहाँ पे है। जैसे कि पहले तो हमने बात की कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको लेके पॉलिसी होनी चाहिए। फिर उसके तहत जेंडर या कास्ट ये सब एंगल भी आ सकते हैं। ऐसे जेंडर पॉलिसी हर संस्था का अपना एक जरूर होना चाहिए आज की डेट में। हाँ, ये आपके लिए सेफगार्ड भी है, कोई समस्या आती है तो ये सेफगार्ड भी है आपके लिए, है ना। सही है, सही है। तो हमने वो भी बात की कि एक जेंडर पॉलिसी और ह्यूमन रिसोर्स को लेके पॉलिसी, ये कुछ तो बहुत मैंडेटरी है लेकिन फिर भी अभी भी नहीं है। जब कोई फंडिंग एजेंसी मांगते हैं कुछ बात तब उसको लेके फिर हलचल शुरू हो जाती है कि अरे ये हमको भेजना है, ये पहचान की संस्था को फोन करते रहे भाई। रोकने को लेके पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जिसमें जेंडर और कास्ट ये दोनों को लेके मुद्दे होने चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह से उसको हमने उन मुद्दों को हमने टैकल करना है। तो और फिर दूसरी जो पॉलिसी हमने यहाँ ली है वो की लैंगिक शोषण प्रतिबंधन और संरक्षण पॉलिसी, जिसके तहत ऑलरेडी एक लॉ है अच्छे से और उसके तहत वो कमेटी भी हर जगह बिठानी है। तो ये लेकिन वो कमेटी होनी चाहिए, इसकी भी संस्था में एक पॉलिसी होनी चाहिए और वो पॉलिसी और वो जो यहाँ पे भी फिर जो आया है कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो संविधान ने दिए हुए राइट्स और जो भी अवेलेबल उसके तहत जो लॉ है, जो कायदा हुआ है, उसके आधार पर ही ये पॉलिसी संस्था की बननी चाहिए। और वो कमेटी में वो पॉलिसी के अनुसार, वो लॉ के अनुसार जो कमेटी बनती है उसमें महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा होनी चाहिए, जो लॉ में ऑलरेडी मेंशन है। मतलब एक संस्था की प्रॉपर जेंडर पॉलिसी होनी चाहिए और उस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए जो एलोकेशंस हैं, रूल्स हैं, एलोकेशंस हैं, वो भी साथ में रहना चाहिए। ठीक। और उसको लेके जो रेगुलर प्रोजेक्ट है उसमें ये पॉलिसी को लेके उसको प्रिफरेंस भी देना चाहिए। हाँ, और इसी के तहत पॉलिसी में ये भी मुद्दा शायद आ सकता है जो कमेटी के नहीं लेकिन ओवरऑल संस्था की पॉलिसी में कि हर लेवल पे संस्था के 80% से ज्यादा महिलाएं होंगी, या हर जो संस्था है अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कैसे हो जेंडर पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। ऐसे भी हमारे देश में संगठन है जिन्होंने नियम बनाया कि पूरी संगठन महिलाओं से चले। ऐसे भी संगठन है, तो ये आपका संगठन है, आप अपना नियम कानून बनाइए, आप चलाइए। पीड़ित पति संघर्ष मोर्चा, उसके भी संगठन बने हाँ बॉम्बे में है। बजट जो है, तो ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है
जिसको लेके ये पूरा हमारा ये कंसल्टेशन या पूरा ट्रेनिंग चल रहा है। तो जो भी बातें इस गैप्स में या हमें दिखाई गई तो उसको लेके बजट होना चाहिए। जैसे कि संस्था का एक अपना अलग से बजट होना चाहिए। ये जैसे कि कमेटी के तहत अगर कुछ वर्कशॉप करने हैं, ट्रेनिंग करने हैं, कोई रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स मटेरियल है, तो संस्था का भी अपना एक बजट होना चाहिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके तहत भी इन बातों के लिए अलग से बजट होना चाहिए, ताकि फिर हम उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके वो काम कर सके। जी हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की भी बात आई है कि उसके लिए भी बजट होना चाहिए। रिसोर्स मटेरियल के लिए बजट होना चाहिए, और ये सब मॉनिटर हो सके। ईयरली रिपोर्ट या फिर किसी को हायर करके हम जो हमने पॉलिसी बनाई उस तरह से कैसे चल रहा है, तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए भी बजट होना चाहिए। अब ये बोर्ड की बात तो हम इतने बार सुनते हैं, लेकिन मैं जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कॉलेज जहाँ भी जाते वो बोर्ड ही निकलता, कमेटी है बोलते कहाँ पे, उनको भी कंप्लेंट बॉक्स और बोर्ड जरूरी है। कंप्लेंट बॉक्स तो खूब दूर से रहा था, ये बोर्ड ही नहीं दिखा। ये कंप्लेंट बॉक्स ऊपर से है, नीचे से खुला हुआ है, अब डालिए में नीचे गिर जाएगा। झाड़ू मारने वाला झाड़ू कंप्लेंट बॉक्स मार भी ऐसी जगह होना चाहिए कि पता नहीं चलना चाहिए कि किसने कंप्लेंट डाला है। मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अचीवमेंट। क्वालिटेटिव में जैसे कि पॉलिसी में हमने रखा था कि 80% महिलाएं होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो सच में वो है क्या? ज्यादा टाइम। हाँ, तो ये क्वांटिटेटिव में शायद आ जाएगा। मॉनिटरिंग की जो भी कोई प्रोसेस है या उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो रहनी चाहिए, ये भी ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। तो ये सब बातें होनी चाहिए वहाँ पे। क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये भी देख रहे थे कि जब इस तरह से एक माहौल बनेगा, वुमेन फ्रेंडली माहौल बनेगा, महिलाओं के लिए सेफ माहौल संस्था में बनेगा, तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संस्था से जुड़ी रहेंगी, ना कि उनको ट्रेन कर दिया और 1-2 साल में वो छोड़ गई, और फिर सस्टेनेबिलिटी का जो मुद्दा है वो फिर से वहाँ पे सवाल खड़ा हो जाएगा। कि जब बात हुई तो ये सब बातें अगर हम करते हैं तो इससे यही इम्पैक्ट हम देख पाएंगे कि महिलाओं का सहभाग और उनका नेतृत्व बढ़ेगा, और महिलाओं के लिए एक मैत्रीपूर्ण और सहकार्य का यानी कोलैबोरेशन की जो फीलिंग है वो बढ़ेगी। का लिया है ना, तो 2 योजनाएं ली है। एक योजना ली है बाल संगोपन योजना, जो एकल पालक बच्चे होते हैं उनके लिए ही योजना है। उसमें क्या गैप्स है, क्या उसके बारे में हम समझा रहे हैं। एक तो उसके लिए जो बजट है वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब सिंगल पेरेंट्स और उनके बच्चे तो बहुत है, लेकिन इन्होंने बहुत कम बच्चों के लिए ये योजना निकाली है। इसमें से जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी प्रॉपरली नहीं होता, और एक्चुअली कितने बच्चे हैं उसका प्रॉपर सर्वे नहीं किया है। अगर वो सर्वे किया होता तो वो बजट अच्छी तरीके से बन जाता। और दूसरा, उसका प्रॉपरली डेटा अवेलेबल नहीं है कौन से एक जगह पे, तो वो उसमें गैप्स है। दूसरा, उसका जो बजट है, जैसे बोला कि वो बजट हर एक बच्चे के लिए 425 रुपीज़ है पर मंथ। उसकी जो मॉनिटरिंग प्रोविजन है उसमें, इस योजना में मॉनिटरिंग प्रोविजन कहीं भी दिखाई नहीं दी। और दूसरा है जो ग्राम पंचायत लेवल पे मतलब हर एक फैमिली को सामने रख के वो माइक्रो प्लानिंग होना चाहिए, वो हुआ नहीं। और जो इम्पैक्ट होगा उसमें एक तो लाइवलीहुड अच्छी तरीके से हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन इम्प्रूव हो सकता है, उनकी वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और उनके जो स्किल है वो मेंटली स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल वो मेंटली स्टेबल उनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो सकती है। तो ये फर्स्ट इसका। दूसरा जो है मनोधैर्य योजना, जिसमें जो विक्टिम्स है, मतलब बलात्कार और ये सब केसेस है, उसमें जो विक्टिम है उसके रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, जो तरीके से नहीं हो रहा है। और वो ये जो केस है वो कोर्ट की तरफ से होती है, तो वो महिला बाल कल्याण की तरफ से होनी चाहिए।
ताकि वो अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंट हो। ये प्रोसेस बहुत लंबी है और उसके लिए जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो हर एक स्टेज में मिलनी चाहिए। ये केस कौन सी है, ये डिसाइड होने के बाद इसके पैसे मिलते, तो वो जैसे हमने बोला कि स्टेज वाइज, हाँ, तो इसलिए वो प्रोसेस लेंदी होने की वजह से एक तो वो छोड़ दिया जाता है या फिर उसका प्रॉपरली फंड उसमें नहीं है। और यार जब दर्ज होता है तो तभी उसका एक अमाउंट मिलनी चाहिए ताकि वो प्रोसेस आगे से आगे अच्छे तरीके से हो। दूसरी बात एक तो ये है कि ये जो योजना है, इसका जो फंड है, वो हर एक लोगों को पता नहीं होता, वो लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। बजट में जो है वो 2.5 लाख से लेके 10 लाख तक ये अमाउंट है, लेकिन इसका जो खर्चा है वो बहुत जगह पर अलग अलग, जैसे कि एसिड, हाँ, वो अलग है, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये बजट में उसकी प्रोविजन बहुत कम है। और ये जो बजट है उसमें महिला और बच्चों के लिए सेपरेट होनी चाहिए, जो और जगह पर जैसे वो महिला बाल कल्याण की तरफ से होनी चाहिए और उसके लिए अलग सेपरेट यूनिट होना चाहिए। इसमें अभी एक प्रावधान किया गया है, तो ये जो सामाजिक न्याय विभाग की तरफ ये इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी थी, फिलहाल ये योजना इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी न्यायालय पर दी गई है। तो हमको ये मानना चाहिए, या हम ये मानते हैं कि न्यायालय ये अलग काम के लिए बनाई हुई व्यवस्था है, वो न्याय दिलाने के लिए बनाने की योजना है। न्याय के लिए वो वहां पर महिला जाती है या न्याय दिलाने का उनका काम है, वो इम्प्लीमेंटेशन में उनको लाया गया है, तो ये गड़बड़ी हो गई है। तो होता ऐसा है कि ये जो न्यायाधीश है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है, और ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इसमें बैठते हैं। तो जब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सामने बैठते हैं तो कलेक्टर भी बात नहीं कर सकता, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? और वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एज अ कोर्ट के हिसाब से वो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल होता है कि ये सही है क्या केस, झूठा होगा, निकाल लगने दो। तो ये इम्प्लीमेंट एजेंसी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये पहले फिर महिला बाल कल्याण की तरफ उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का फिर उधर लाना चाहिए, ये उसमें गैप है। और उसमें अगर लेना है महिला बाल कल्याण समिति के तरफ इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर न्यायालय का कोई लेना है तो विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव, ये अलग पोस्ट होती है कानून में, वो अगर लिए तो वो न्यायालय की तरफ से सोशल काम करने का एक अलग सा पद होता है, उनको यहाँ लिया जा सकता है। ये इसमें ये है। और ऊपर जो है यहाँ पे ये जो एकल पालक योजना है या सिंगल पेरेंट की योजना है, उसमें एक तो 450 रुपए पर मंथ पर हेड अमाउंट है, ये बहुत कम है। हम ये मानते हैं कि बच्चों के जो अधिकार है, 5 अधिकार है, जीने का अधिकार, खेलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संधि का अधिकार, तो वो अधिकार के हिसाब से और सरकार के औकात के हिसाब से कम 1000 रुपए महीना चाहिए। उससे ज्यादा लगता है मगर 1000 चाहिए। और दूसरी बात ये, इसमें प्रावधान किया है, जैसे मैं बीड डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 450 खाली बच्चों का प्रावधान किया है, प्रैक्टिकल में बहुत सारे है। दूसरा बात है कि इसमें गैप है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के बच्चों की लिस्ट कहीं भी नहीं है। मतलब पहले तो सुसाइड या जो सिंगल पेरेंट है उनकी लिस्ट हर गांव में ग्राम सेवक बना सकता है। जहां मुर्गियों की लिस्ट होती है, बकरियों की लिस्ट होती है, मगर इंसान की लिस्ट नहीं होती। और हमारा यह मानना है कि गांव आपके पास भले ही अच्छे लोगों की लिस्ट ना हो, मगर जो वनरेबल है उनकी लिस्ट होना चाहिए। दलित है, उसमें विधवा है, उसमें अपाहिज है, उसमें घर नहीं है, तो ऐसे लोगों की तो लिस्ट यहाँ होनी चाहिए। तो ये लिस्ट यहाँ आनी चाहिए। ये भी यहाँ पर गैप इस योजना में है। तो टोटल बजट कम है और पर हेड बजट भी कम है, यूनिट कॉस्ट भी। या ऐसा नहीं कि सरकार जितनी काम करती है वो गलती करती है। सरकार बहुत बार अनजाने में भी
होता है। गलती करती है। तो वैसे लोग जब आके बात रखते हैं लॉजिकली अपनी बात, तो सरकार को भी लगता है कि नहीं, इनकी बात को सुनना चाहिए और बदलाव होती है। बदलाव हमने करके देखा है, बदलाव होती है, लेकिन जरूरत है कि जिस टैलेंट के साथ, जिस कॉम्पिटेंसी के साथ आपको बात करना है एडमिनिस्ट्रेशन से,